All right then. Let's move on to problem statement 1.21. देखते हैं क्या कहता है. The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen they react to form different compounds. Okay? तो ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं. तो जो कंपाउंड्स बना रहे हैं उसके डिटेल्स तो नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो विच लॉ पूछा गया है. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज obeyed by the above experimental data. तो हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस मात्रा में एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं. तो 14 ग्राम. तो N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ वो हुआ 2 इंटू 14 यानी कि 28 ग्राम. Similarly 2 into 16 which comes out to be 32 gram. तो 14 ग्राम मीन्स हाफ मोल और 16 ग्राम मीन्स हाफ मोल. इनका रेशियो निकाले तो 1:1 बनता है. ठीक है. तो पहले एक्सपेरिमेंट में 1:1 रेशियो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं. व्हाट अबाउट सेकेंड केस. N2 मीन्स 28 यानी कि हाफ मोल N2 प्लस 1 मोल O2. इसका मतलब जो है N2 एंड O2 का जो रेशियो हुआ वो 1:2 हुआ. तो केस नंबर 1:1. केस नंबर 2 1:2. केस नंबर 3 28 ग्राम एंड 32 ग्राम. इसका मतलब केस नंबर 3 1:1 रेशियो. केस नंबर 4 28 ग्राम एंड 80 ग्राम यानी कि N2 जो है 1 मोल N2 और ऑक्सीजन जो है 32 यानी 2.5 मोल O2. तो इसका मतलब N2 और O2 का जो रेशियो हुआ 2:5 हुआ. तो अलग अलग रेशियोज में ये रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं. तो which law of chemical combination? It is the law of multiple law of multiple ratios. लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियोज जो मिस्टर जॉन डाल्टन ने दिया था. लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो. रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अगर ये सारे के सारे रेशियोज 1 होते ना, मतलब इक्वल होते 1:1 या फिर 1:2 वॉट एवर, अगर वो रेशियोज कांस्टेंट रहते तो हम कहते लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो. लेकिन ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो को सत्यापित करता है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मूविंग ऑन टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.21. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है. तो हो जाना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ओके. 1 किलोमीटर मीन्स 1 kilometer is equal to 10 to the power 3 meter. So what
10⁻³ into 1 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So it means 10⁻³ into 100 into 1 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10⁵ into 10 into 1 millimeter, यानी 10⁶ millimeter. ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना है 10⁶ millimeter. ठीक है, ओके. एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू पिकोमीटर कन्वर्ट करें. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ into 1 मीटर, यानी 10⁻³ into 10⁻12 picometer. 10⁻15 picometer. 10⁻15 picometer. ठीक है, 1 मिलीग्राम. 1 मिलीग्राम. ओके, तो 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ठीक है, और 1000 इंटू 1 ग्राम, तो 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम. कितनी बात समझ में आई? यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम. 10⁶. तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम. हाँ, और 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे? एक मिनट. तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 milligram, and 1 gram is equal to 10⁻9 nanogram. 10⁻9 नैनोग्राम. तो इसको ऐसा करो कि डिवाइड कर लो, तो यानी कि 1 हो गया. 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻9 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई नैनोग्राम. ठीक है, तो 10⁻9 है, यानी 1/10⁶ मिलीग्राम डिवाइडेड बाई नैनोग्राम. तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁶ नैनोग्राम. नैनोग्राम. ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, and 1 milliliter is equal to 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब. इसीलिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है. ठीक है, ये जो तीसरा वाला है ना, इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है,
सो इस तरीके से जैसा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इस तरीके से हमें यूनिट को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अभी 1.22 करते हैं। तो 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 × 10⁻8 मीटर। तो 2 × 10⁻⁹ सेकेंड में 3 × 10⁻8, 2 × 10⁻⁹ ठीक है। तो सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6 × 10⁻⁻1, 6 × 10⁻⁻1, ये हो गया मीटर। तो यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.23। 1.22 आपको समझ में आया होगा 60 सेंटीमीटर कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 नैनो सेकेंड मीन्स 2 × 10⁻⁹ ठीक है। 1.23 ए एटॉमिक फॉर्म में है और ये बी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, B2, और AB2 बनता है। तो 300 एटम्स ऑफ ए। तो पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट। तो कौन पहले खत्म हो जाएगा इफ एनी, अगर कोई है तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, यानी एक एटम ऑफ, मैं इसको इधर लिख देता हूं, चलो इधर लिख देते हैं, A+B2, AB2। तो 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर तो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म एक ही चीज है, और यहां पर 2 एटम और 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये मेरा 1 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, 1 मॉलिक्यूल। ठीक, इस तरीके से इनका रिएक्शन हो रहा है। तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी जो है, तो बी के जो मॉलिक्यूल्स क्या B2 फॉर्म में है, तो 200 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 200 एटम्स ऑफ ए के साथ रिएक्ट करेंगे हेयर। तो यानी बी एग्जॉस्ट पहले हो जाएगा, बी इज लिमिटिंग reagent, 2 moles of A and 3 moles of B। तो इसका मतलब एक मोल बी के साथ रिएक्ट करके 1 मोल AB2 बनाता है। तो 2 मोल ए जो है वो 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए लिमिटिंग एजेंट है, लिमिटिंग रीएजेंट। ए यहां पर लिमिटिंग रीएजेंट है क्योंकि ए के पास 2 ही मोल है, उसके पास 3 मोल होना चाहिए था पूरी तरीके से रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, 100 एटम्स, 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। ठीक है, 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी, तो यानी कि 2 बी जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ओके, 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी, यानी कि ए यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए पहले एग्जॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है,
फाइन। अभी मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.24, मुझे लगता है कि आपको 1.23 तक आपको सारी चीजें समझ में आई। तो ये सारे आसान ही है। 1.24 क्या कहता है, मैं गो थ्रू करता हूं। डाई नाइट्रोजन यानी N2 और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड if 2 into 10 to the power 3 gram of dinitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen। ठीक है, तो अमोनिया का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 2 डिवाइडेड बाई 17। हाँ, अमोनिया का है ना, तो इसको N2 प्लस H2 और NH3, तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अभी ये सही है। तो N2 कितना है, 2 इंटू 10 to the power 3, यानी कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन है। 2000 ग्राम नाइट्रोजन है और 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन है। 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हुए, मोल्स जो होंगे 2000 डिवाइडेड बाई 28 moles and 1000 divided by 2 moles, तो 1000 डिवाइडेड बाई 14 और 500 डिवाइडेड बाई 7 मोल्स, और यहाँ पर 500 मोल्स है। ठीक है, तो एक मोल जो है नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो 500 डिवाइडेड बाई 7 जो मोल्स हैं वो हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेंगे, तो 1500 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 डिवाइडेड बाई 7, तो यानी कि N2 प्लस 3H2 2NH3 500 बाई 7 मोल्स और 1500 बाई 7 मोल्स और 1000 डिवाइडेड बाई 7 मोल्स बनेंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, तो इसमें अमोनिया कितना बनेगा, तो हमने कितने मोल्स बन रहे हैं, 1000 बाई 7 मोल्स, तो 1000 डिवाइडेड बाई 7, 1 मोल कितना है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम, तो 17,000 डिवाइडेड बाई 7, तो लेट मी कैलकुलेट। यानी कि 142.85 इंटू 17,
into 17 ग्राम, यानी कि 2428.57 ग्राम, या फिर आप 2.42857 किलोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2428.57, ठीक है, ग्राम अमोनिया हमारा बना। और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हुआ नाइट्रोजन। ये पूरी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पर यूज हो गया। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास 500 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, उसमें से 1500/7 मोल्स जो है यूज हुए, बाकी के जो अमाउंट है वो बच गई। ऑल राइट देन, will any of the two reactant remains unreacted? Oh yes, yes। तो यानी कि N2 हाइड्रोजन जो है वो बच गया। कितना बचा वो भी देख लेते हैं। 500 मोल्स थे पहले, माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 7 मोल्स, कितने बचे? क्योंकि इनिशियली इतना था और 1500/7 मोल्स यूज हो गए, तो यानी कि 3500 मोल्स माइनस 1500 मोल्स डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 2000 मोल्स डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 300 से कम होगा। 2100 अगर होता है तो 300 मोल्स हो जाते, बट दैट्स ओके। इतनी बात समझ में आई। तो नाइट्रोजन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, हाइड्रोजन के जो हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं। इफ यस, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? ठीक है, तो एक मोल का वेट कितना है? 2 ग्राम। तो 4000 डिवाइडेड बाई 7 ग्राम हो गया। तो इसको देखते हैं कितना आ रहा है। 4000 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 571 571 571.4285, ये मेरा इतना ग्राम बचा। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ को करके दिखाया। ये बात और है कि मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, बट अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.24, और मैंने चेक किया, इसका आंसर भी आया है। What do you mean by 0.5 moles Na2CO3? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हुआ? 20, एक मिनट देख लेते हैं। तो 23 है, तो 46 हो गए, 12 हो गया, और 48 हुआ। 16 3 या 48, यानी 106 ग्राम। यानी कि एक मोल Na2CO3 का वेट जो हुआ 106 ग्राम है। तो 0.5 मोल Na2CO3 का वेट कितना होगा? हाफ, यानी कि 53 ग्राम। 53 ग्राम Na2CO3 इज कॉल्ड 0.5 मोल Na2CO3। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 0.50 m Na2CO3? ये हम सॉल्यूशन की बात कर, what we are saying that we are dissolving 53 gram Na2CO3 solute in
1 liter 1 liter aqua solution we are making, ठीक है, solute in 1 liter aqua solution, ठीक है। तो यानी कि 0.5 मोल आया कैसे, आप देखो 53 ग्राम Na2CO3 डिवाइडेड बाई 106 इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 लीटर, इस तरीके से 0.5 मोल Na2CO3 आया। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा एफर्ट लेकर के ये सब चीज़ें इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें पेज पे लिखी होती हैं वो आपके कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती हैं। और ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, अभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के साथ वाटर H2O बन रहा है। तो पहले तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो और ये ऐसे हुआ, तो यानी कि 1 वॉल्यूम के साथ 2 वॉल्यूम वेपर बन रहा है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन, ओके। तो 5 वॉल्यूम अगर मैं ऑक्सीजन यूज करूंगा तो 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन होगा और 10 वॉल्यूम वेपर बनेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में यही बात पूछा गया है। 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन and it forms 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो इस तरीके से हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस, 10 वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करा, ठीक है। So now we are going to solve last problem statement of this video session, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं दूसरे वीडियो सेशन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं यार, बड़ा आसान है, पिकोमीटर है ना। तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, तो यानी कि 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। 15.15 पिकोमीटर, तो 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, यानी 1.515 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है, तो 2.5365, 1 2 3 and 4, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, तो कितना आया, 0.02535 किलोग्राम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.5365 2.5365 इंटू 10⁻⁻2 kilogram. So this way we have completed problem statement 1.27 also. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.24 जो था वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे मुझे काफ़ी हौसला मिलता है।
So thank you and God bless you all.